हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन RF24mm f1.8 STM लेंस के बारे में और जानेंगे कि इस लेंस में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, किस तरीके का इसका रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है और एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये लेंस परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो करंटली ये मार्केट में 52,000 रुपीज़ के आसपास सेल हो रहा है। लोकली अमेज़ोन पे इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसकी अगर मैं बॉडी एंड बिल्ड की बात करूँ तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैनन की जो एसटीएम सीरीज़ होती है वो जनरली प्लास्टिक मेड होती है और सेम ये भी प्लास्टिक मेड है, लेकिन इसका जो बिल्ड है वो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ता है। और अगर इस लेंस के ऊपर दिए गए बटन्स एंड डायल्स की बात करूँ तो इसके ऊपर आपको AF/MF का स्विच मिल जाता है, जिससे आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस को स्विच कर सकते हो और आपको स्टेबलाइज़र ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिलता है और इस लेंस में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ में आपको एक फोकस रिंग मिलती है, जिससे आपका जो मैनुअल फोकस है उसमें आप फोकस इन एंड आउट कर सकते हो और एक कस्टमाइजेबल रिंग मिल जाती है जो कि कैनन के RF माउंट के लेंसेज में आपको जनरली देखने को मिलती है। वो सेम रिंग आपको इसमें मिल जाती है, जिस पे अगर आप चाहो तो आप ISO है, अपर्चर है, वैसी सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। इस लेंस के अंदर आपको किसी भी तरीके का वेदर सीलिंग नहीं दिया हुआ है, जो कि जनरली वैसे भी किसी भी STM सीरीज़ के लेंस में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वेदर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के मामले में इसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इस लेंस की अगर मैं वेट की बात करूँ तो 270 ग्राम्स का इसका वेट है और इसकी जो फ़िल्टर साइज़ है वो 52 की है। इस लेंस के अंदर आपको जो फ़ोकस मोटर मिलती है वो STM मोटर है, जो कि पहले के जो STM सीरीज़ के जो लेंसेज़ आते थे उसमें जो मोटर आती थी वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ी होती थी। लेकिन पर्टिकुलरली इस लेंस के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो मोटर है वो काफ़ी साइलेंट है और काफ़ी हद तक अच्छे से वर्क भी करती है। इसके अंदर जो एपर्चर रेंज है अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये लेंस f1.8 से f22 तक का एपर्चर रेंज प्रोवाइड करता है और इसमें 9 डायफ्राम ब्लेड्स दिए हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब ये जो लेंस है ये मैक्रो लेंस है, जो कि 1:2 का मैक्रो रिप्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि 0.5 टाइम्स मैग्नीफिकेशन आपको ये प्रोवाइड करता है। अब इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर्स का है, जो कि बहुत नज़दीक जा कर के आप जो फ़ोटो या वीडियो है आपका क्रिएट कर सकते हो। अब इस लेंस का जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करते हैं और देखते हैं कि इसका जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। अब अगर इस लेंस के मैं ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जहाँ तक मैंने इसे टेस्ट किया है, इसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है जिस तरीके से कैनन के जो एल माउंट लेंसेज आते हैं, लेकिन स्टिल इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। कुछ केसेस में ये जो ऑटो फोकस है वो लैग करता है, लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो सारा टेस्टिंग है वो मैंने कैनन EOS R जो पुराना कैमरा आता था उसके ऊपर किया हुआ है, तो उसका भी जो इफ़ेक्ट है वो रिज़ल्ट के ऊपर आ सकता है। लेकिन मुझे इसका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक ठीक लगा। अदरवाइज़ एल सीरीज़ के जो लेंसेज आते हैं वैसा ऑटो फोकस परफॉर्मेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो f1.8 के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर जो है वो शार्प है और कॉर्नर्स जो है वो थोड़ी सी हेज़ी है, लेकिन इवन कॉर्नर्स की भी जो शार्पनेस है वो काफ़ी हद तक अच्छी है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसमें f1.8 के ऊपर भी। सेम थिंग अगर मैं आपको बात करूँ f2.8 के ऊपर, तो f2.8 के ऊपर भी आप देख सकते हो अगेन जो सेंटर है वो काफ़ी अच्छे से शार्प है और जो कॉर्नर्स है उसमें भी जो शार्पनेस है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है और जो कॉर्नर है उसकी शार्पनेस अगेन f1.8 के ऊपर भी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, तो f1.8 2.8 दोनों के ऊपर जो कॉर्नर्स है वो काफ़ी हद तक शार्प है। अब अगर मैं F4 की बात करूँ तो F4 के ऊपर भी आप देख सकते हो कि जो सेंटर है वो अगेन शार्प है और जो कॉर्नर्स है उसकी भी जो शार्पनेस है वो काफ़ी हद तक अच्छी है और शार्पनेस के मामले में इस लेंस का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर स्पेशली मैं कॉर्नर की शार्पनेस की बात करूँ तो f1.8 के ऊपर भी इसकी जो शार्पनेस है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। अब अगर मैं बात करूँ बोके परफॉर्मेंस की, तो बोके में f1.8 के ऊपर आप देख सकते हो कि इस लेंस में इस तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सेंटर में कुछ हद तक जो बोके है, डेड सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बोके है वो भी इतने ज़्यादा राउंड नहीं है और कॉर्नर्स में जैसे जैसे आप जाओगे तो कैट आई वाला एक आपको बोके का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा और जो बोके है वो थोड़े से ओवल शेप में और कैट आई टाइप के लुक में क्रिएट होते हैं। और क्योंकि ये एक वाइड एंगल लेंस है, इसमें बोके इतना ज़्यादा इजीली प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज फोकसिंग करते हो। लेकिन अगर आप क्लोज फोकसिंग करते हो तो काफ़ी हद तक जो बोके है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सेम चीज़ की अगर मैं f2.8 के ऊपर बात करूँ तो f2.8 पर जो बोके का शेप है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हो जो बोके है, इवन थोड़े कॉर्नर्स में भी जो बोके है वो राउंड हो जाते हैं। जो कैटाई वाला जो एक लुक डेवलप हो रहा था 1.8 के ऊपर वो काफ़ी हद तक इसमें करेक्ट हो जाता है। तो f2.8 के ऊपर जो बोके है वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ विनियटिंग एंड डिस्टॉर्शन की, तो सेम जो f1.8 पर मैंने आपको बताया था
विनियटिंग की जहाँ तक बात है, f1.8 से लेकर के f3.5 तक विनियटिंग देखने को मिलता है। ये f1.8 पर लिया हुआ है, ये f2, f2.2 इस तरीके से जैसे जैसे आप जाओगे f4 के ऊपर जो विनियटिंग है वो कम्प्लीटली क्लियर आउट हो जाती है। और अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करूँ तो इवन ये 24 mm का लेंस है, इसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी ना के बराबर है। और इवन जो टेस्टिंग है उसमें मैं जनरली जो लेंस का करेक्शन होता है वो बंद कर देता हूँ, और वो बंद करने के बाद भी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। तो विनियटिंग एंड डिस्टॉर्शन के मामले में इस लेंस का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। अब अगर मैं क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करूँ तो सबसे पहले अगर इन फोकस एरिया में जो क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है, जो फ्रिंजिंग देखने को मिलता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जनरली जो इन फोकस एरियाज़ हैं उनमें काफ़ी वेल कंट्रोल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन इस लेंस में देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर आप देख सकते हो हल्की हल्की ऑरेंज लाइंस देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का जो मेजेंटा टिंट है वो देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है। अब अगर मैं आउट फोकस एरिया में जो क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हल्का सा जो एक टील कलर का जो कलर कास्ट है वो हल्का सा देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल ये रिज़ल्ट भी STM लेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो इसमें आप जैसा कि देखोगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये फोकस्ड एरिया है। फोकस एरिया में अगर बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रिंजिंग और क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी हैवी क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिल रहा है। और सेम अगर मैं आउट फोकस एरियाज़ की बात करूँ तो हल्का सा आपको यहाँ पर एक टील शेड देखने को मिलता है, जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप इस लेंस को यूज़ करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट और बहुत ज़्यादा शेडोज़ है तो शायद आपको इस तरीके का फ्रिंजिंग एंड क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलेगा। बट फॉर जनरल यूसेज मेरे हिसाब से इसका जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है। अब अगर मैं बात करूँ मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की, तो इतना मैक्सिमम आप क्लोजेस्ट जा सकते हो आपके सब्जेक्ट से इस लेंस को लेकर के, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है। अब अगर मैं बात करूँ फ्लेयरिंग की तो फ्लेयरिंग में इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, और बिकॉज़ इसके साथ में हुड भी कंपनी की तरफ से नहीं आता तो जो फ्लेयर है वो डायरेक्टली विदाउट हुड इस तरीके का आपको रिज़ल्ट देगी, जो कि मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। और अब अगर फोकस ब्रीथिंग की मैं बात करूँ तो फोकस ब्रीथिंग में इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फोकस इन एंड आउट करते हो तो आपको ऐसा फील होगा जैसे जो लेंस है वो आप जूम इन और जूम आउट कर रहे हो। तो फोकस ब्रीथिंग वाइज भी इस लेंस का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। अब अगर इस टेस्ट को मैं समराइज़ करूँ तो इस लेंस का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे शार्पनेस में, बोके रिप्रोडक्शन में, विनियटिंग एंड डिस्टॉर्शन कंट्रोल में और मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस में, इन सारी चीज़ों में मुझे इस लेंस का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा लगा है। ऑटो फोकस के मामले में फोकस ब्रीथिंग, फ्लेयरिंग और कुछ हद तक क्रोमेटिक एब्रेशन में इस लेंस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक है। ओवरऑल मुझे इस लेंस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा, और आप अगर चाहो तो ये लेंस परचेज कर सकते हो। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं पसंद आई, जिसमें से पहली ये है कि 52-53,000 के आसपास का ये लेंस है और इसमें आपको मॉइस्चर और डस्ट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। इन शॉर्ट इसमें आपको वेदर सीलिंग नहीं दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और इतना महंगा लेंस अगर आप सेल कर रहे हो तो साथ में आपको लेंस हुड भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस लेंस के साथ में आपको लेंस हुड नहीं मिलता है। तो अगर आप 50-53,000 का लेंस परचेज़ करने के बाद भी एडिशनली आपको लेंस हुड परचेज़ करना पड़े तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है। अदर देन दैट दिस लेंस इज़ वेरी गुड परफॉर्मिंग लेंस। और अगर आप इस लेंस को परचेज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है ज़ील फोटो गुड्स, आप उनसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो कैनन के ऑथोराइज्ड सेलर है, और उनकी जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।